गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे हैं फंक्शंस इन सी प्लस प्लस। सी प्लस प्लस के फंक्शंस के कुछ कंसेप्ट हमारे रह गए हैं जो कि हम आज कंटिन्यू करते हैं और आज हम इसे खत्म कर देंगे। तो इन केस ऑफ एनी कंफ्यूजन यू कैन आस्क। आपको फंक्शंस में आज के बाद कोई प्रॉब्लम्स नहीं होनी चाहिए क्योंकि अब हम क्लासेस पे आएंगे। जो सी प्लस प्लस का मेन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड फीचर है क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स, तो वहां पे हम फंक्शंस का ही यूज करने वाले हैं। तो देयर शुड बी नो कंफ्यूजन इन फंक्शंस। आपको एक फंक्शन बनाना, उसका रिटर्न टाइप, उसके पैरामीटर्स में सब कुछ क्लियर होना चाहिए। The functions in C++ we have studied so far about what is a function, what is a return type, what are the parameters, और फंक्शन का प्रोटोटाइप हम कैसे डिफाइन करते हैं, फंक्शन को हम कैसे कॉल करते हैं और फंक्शन को हम कैसे बनाते हैं, ये सब कुछ हमने अभी तक पढ़ा है। तो द नेक्स्ट कंसेप्ट इज फंक्शन ओवरलोडिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है C++ का। फंक्शन ओवरलोडिंग एक ऐसा कंसेप्ट है जो कि C++ हमें प्रोवाइड करता है। इट इज नॉट अवेलेबल इन C। तो क्या होता है फंक्शन ओवरलोडिंग? C++ enables us to make more than one function with the same name। ठीक है, C++ enables several functions of the same name to be defined। कहने का मतलब है अगर मुझे सम करने के लिए 3-4 फंक्शंस बनाने हैं, तो अभी आप कहेंगे कि क्यों बनाने, एक ही फंक्शन को हम बार बार कॉल करेंगे। तो हम देखते हैं कि क्यों बनाने की जरूरत हमें पड़ती है, अभी हम आगे देखेंगे। सपोज मुझे एक ही नाम के, जैसे मुझे सम करने के लिए 4 फंक्शंस चाहिए, तो मैं sum1 sum2 sum3 इस तरीके से ना बना के मैं सम नाम से ही 4 फंक्शंस बना सकती हूँ। दिस इज कॉल्ड फंक्शन ओवरलोडिंग। हम एक ही नाम के बहुत सारे फंक्शंस बना सकते हैं, बट द कंडीशन क्या होगी? मैंने 4 फंक्शन बना दिए सम नाम से, तो कंपाइलर कब किसको कॉल करेगा? कंपाइलर तो कंफ्यूज हो जाएगा। तो वी हैव टू बी क्लियर कि कब कौन सा फंक्शन कॉल होगा। तो कुछ तो डिफरेंशिएशन उनमें होना चाहिए। तो वो डिफरेंशिएशन क्या होता है? as long as these functions have different sets of parameters, यानी कि पैरामीटर्स जो है वो डिफरेंट होते हैं, at least as far as their types are concerned। इस बात का क्या मतलब है कि अगर मैं सम नाम के 2 फंक्शन बना रही हूँ, तो या तो उनमें डिफरेंशिएशन कैसे होगा, या तो उनके पैरामीटर्स का नंबर अलग होगा, यानी कि एक सम का फंक्शन 2 नंबर्स का सम करने के लिए बनेगा, तो उसके कितने पैरामीटर्स होंगे? 2। वो 2 पैरामीटर्स लेगा, 2 नंबर्स लेगा, उन दोनों का सम करके रिटर्न करेगा। एक सम नाम का फंक्शन जो 3 नंबर्स का सम करेगा, तो उसके पैरामीटर्स कितने होंगे? 3। तो अगर मैं सम फंक्शन को कॉल कर रही हूँ और 2 पैरामीटर भेज रही हूँ, तो कंपाइलर समझ जाएगा कि कौन से वाले सम को कॉल किया है जिसके 2 पैरामीटर्स हैं। और अगर मैं सम फंक्शन को कॉल कर रही हूँ, 3 नंबर्स भेज रही हूँ कॉमा कॉमा करके, तो वो समझ जाएगा कंपाइलर कि उस फंक्शन को कॉल करना है उस वाले सम को जिसके 3 पैरामीटर्स हैं। दिस इज द डिफरेंशिएशन। नाम तो सेम है बट द पैरामीटर्स आर डिफरेंट। अब पैरामीटर्स 2 भी हो सकते हैं, मतलब कहने का है कि एक सम फंक्शन वो भी 2 पैरामीटर ले रहा है और दूसरा सम फंक्शन मैं बना सकती हूँ जो भी 2 पैरामीटर्स ही लेगा। बट वहां पे मैं डिफरेंशिएशन कैसे करूंगी? द टाइप ऑफ पैरामीटर शुड बी डिफरेंट, यानी कि एक सम फंक्शन 2 इंटीजर्स का सम करेगा, तो उसके पैरामीटर्स 2 इंट टाइप के नंबर्स होंगे, और एक सम फंक्शन फ्लोट टाइप के 2 नंबर्स का सम करेगा, तो उसके पैरामीटर्स फ्लोट टाइप के होंगे। तो जब हम कॉल करेंगे तो कंपाइलर अगेन समझ जाएगा कि कौन से वाले फंक्शन को कॉल किया है। तो C++ हमें फैसिलिटी देता है कि हम सेम नाम के 2 फंक्शंस बना सकते हैं, बट उनमें डिफरेंशिएशन हम कैसे करते हैं? नंबर्स ऑफ पैरामीटर्स से या फिर टाइप्स ऑफ पैरामीटर्स से। सो हम देखते हैं हाउ टू यूज या एग्जाम्पल टू यूज द कंसेप्ट ऑफ फंक्शन ओवरलोडिंग। अब हम बनाएंगे एक C++ का प्रोग्राम जिसमें कि हम फंक्शन ओवरलोडिंग करेंगे। तो सपोज मुझे एक एरिया कैलकुलेट करना है। ठीक है, अभी मैंने सम का एग्जांपल दिया, अब कुछ नया हम लेते हैं। सम का आप समझ गए हैं, एरिया मुझे कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले एक फंक्शन मैं बना रही हूँ जो कुछ रिटर्न नहीं कर रहा है, बस एरिया कैलकुलेट करके प्रिंट कर दे रहा है। आप चाहें तो एरिया को रिटर्न भी कर सकते हैं। तो रिटर्न टाइप फंक्शंस के मैंने आपको लास्ट लेक्चर में पढ़ाए थे कि अगर हमें रिटर्न करना है तो यहाँ पे वॉइड नहीं लिखते हैं, हम रिटर्न जो भी चीज कर रहा है, रिजल्ट कर रहा है, उसका डेटा टाइप लिखते हैं। तो मैं यहाँ पे वॉइड टाइप के फंक्शंस बना दे रही हूँ सो दैट इट विल बी इजी टू अंडरस्टैंड। वॉइड एरिया नाम से मैंने एक फंक्शन बनाया जो क्या करेगा? एरिया कैलकुलेट करेगा। किसका? सर्कल का। तो सर्कल का जो एरिया होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर। तो रेडियस हमें चाहिए होती है, केवल रेडियस की जरूरत होती है एरिया कैलकुलेट करने के लिए। तो मैंने आर एक पैरामीटर लिया जो मैं पास करूंगी, तो किसका एरिया कैलकुलेट हो जाएगा? सर्कल का। सर्कल का एरिया कैलकुलेट करने के लिए सिर्फ एक चीज चाहिए, उस सर्कल की रेडियस।
अब फंक्शन ओवरलोडिंग पे आते हैं। तो फंक्शन ओवरलोडिंग का कंसेप्ट अभी आएगा जब सेम नाम के दो फंक्शंस होंगे। तो मैंने एक और फंक्शन एरिया नाम से बनाया, अब मैं उसको डिफरेंशिएट करूंगी। तो कैसे करूंगी, या तो मैं इंट टाइप का कोई पैरामीटर ले लूं क्योंकि फ्लोट में ले चुकी हूँ, अगर मैं एक ही पैरामीटर लेना चाहती हूँ तो उसका डेटा टाइप अलग होना चाहिए। अब मैं बना रही हूँ स्क्वायर का एरिया कैलकुलेट करने के लिए। तो स्क्वायर का एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। तो मैं दो पैरामीटर्स लूंगी, एक लेंथ और एक ब्रेड्थ, एल और बी। तो क्या होगा, ये मेरे दो सेम नाम के फंक्शंस हैं, बट कंपाइलर को पता है कि दोनों के पैरामीटर्स अलग अलग हैं। ये क्या है, ये जो अभी मैंने लिखा, दिस इज कॉल्ड प्रोटोटाइप। ये दो फंक्शन की प्रोटोटाइप है। मैंने आपको बताया था जब हमने फंक्शंस का लेक्चर किया था कि जब हम मेन से ऊपर फंक्शन की पहली हेडिंग बताते हैं कंपाइलर को कि ये फंक्शन हम मेन में कॉल करने वाले हैं, तो इसको हम कहते हैं प्रोटोटाइप। प्रोटोटाइपिंग इसे कहते हैं। दिस इज कॉल्ड प्रोटोटाइपिंग। मैंने बता दिया कंपाइलर को कि ये दो फंक्शंस। अब मैं इन फंक्शंस को बनाऊंगी कहाँ, मेन के नीचे। तो सबसे पहले इंट मेन, और ये हमारा मेन फंक्शन होगा जिसमें हम इन दोनों फंक्शंस को कॉल करेंगे। अब हम इन दोनों फंक्शंस को डिफाइन करते हैं। तो आप मेन के ऊपर यहाँ पर भी डिफाइन कर सकते हैं बिना प्रोटोटाइप दिए, देयर इज नो इशू। ठीक है, प्रोटोटाइप देने का फायदा ये होता है कि हमारा जो कोड है, मेन कोड होता है जो हमारा, वो हमें इजीली रीडेबल होता है। आपको यहाँ पे पहले आते ही कोड जो है वो मेन में दिखेगा। लॉजिक क्या है, हमारा मेन में होता है लॉजिक, जो मेन प्रोग्राम का लॉजिक होता है। तो मेन हमेशा आसानी से दिखना चाहिए, इजीली अंडरस्टैंडेबल। ये नहीं कि आपने 10 फंक्शंस के बाद मेन बनाया है, वो बेटर नहीं लगता है। तो यहाँ पे मैं आपको अब फ्लोट का एरिया एरिया कैलकुलेट करने का जो ये फंक्शन है, इसको हम डिफाइन करते हैं। तो क्योंकि ये फंक्शन वॉइड टाइप का है तो ये कुछ रिटर्न नहीं करेगा, तो ये क्या करेगा, प्रिंट करा देगा। तो मैं सी आउट ले लेते, चलिए इजी बनाते हैं। फ्लोट एरिया, या ए मैंने एक वेरिएबल ले लिया, ठीक है, फ्लोट ए, जिसमें मैं एरिया कैलकुलेट करके स्टोर कर लूंगी। तो एरिया क्या होता है, सर्कल का 3.14 इंटू आर इंटू आर, ये हमारा सर्कल का एरिया होता है। ये कैलकुलेट होके किस में सेव हो जाएगा, ए में। अब मैं कर दूंगी सी आउट स्लैश एन, एरिया ऑफ सर्कल इज ए में जो वैल्यू कैलकुलेट होके आई वो प्रिंट हो जाएगी। ठीक है, और एंड एल मैंने अभी तक बताया नहीं है शायद। तो एंड एल होता है हमारा लाइन को जो चेंज करता है, जैसे स्लैश एन है वैसे सी प्लस प्लस में वी हैव एंड एल। डेलिमीटर है जो कि हमारा एंड को लाइन को चेंज कर देता है, एंड लाइन। ठीक है, तो आप लाइन चेंज करना चाहते हैं तो आप इसको यहाँ पे लगा सकते हैं। जैसे हमें बहुत सारे सी आउट लिखने होते हैं, तो एंड एल लगा के आप यहाँ पे एक और सी आउट लिखेंगे तो वो अगली लाइन में ही प्रिंट होगा आपकी कंसोल पे। ये हमारा वॉइड एरिया बन गया, कौन सा, सर्कल का। अब मैंने एक फंक्शन डिफाइन कर दिया, अब दूसरा फंक्शन क्या है, वॉइड एरिया अगेन। तो अब हम फंक्शन ओवरलोडिंग कर रहे हैं, तो हम बनाते हैं वॉइड एरिया, एक और फंक्शन सेम नाम का। अब उसमें डिफरेंट क्या होगा, द पैरामीटर्स। ठीक है, तो अगर मैं चाहती हूँ कि एक ही पैरामीटर से सेम ओवरलोडिंग करूँ, तो फंक्शन का जो टाइप है, डेटा टाइप, पैरामीटर का जो डेटा टाइप है वो डिफरेंट होना चाहिए, इंटीजर टाइप का एक नंबर। तो जब मैं कॉल करूंगी फ्लोट वैल्यू पास करके, तो कंपाइलर इसे कॉल करेगा, इंट वैल्यू पास करके कॉल करूंगी तो इसे कॉल करेगा। लेकिन यहाँ पे मैंने अभी प्रोटोटाइप जो लिखी है वो लिखी है फ्लोट एल कॉमा फ्लोट बी, मतलब एक फंक्शन है जो कि एल और बी दो पैरामीटर्स दे रहा है और स्क्वायर का एरिया कैलकुलेट कर रहा है। तो स्क्वायर का एरिया क्या होता है, हम लेते हैं फ्लोट ए और फिर उसको हम कैलकुलेट करते हैं। ए में स्क्वायर का जो एरिया होता है वो होता है एल इंटू बी। तो एल इंटू बी के बाद हम सी आउट करा देंगे किसको, एरिया ऑफ स्क्वायर को। तो जब एरिया ऑफ स्क्वायर यहाँ पे प्रिंट होगा, एरिया ऑफ स्क्वायर इज ए। तो अब हमारे दो फंक्शंस बन गए, वॉइड एरिया एक फ्लोट आर, एक पैरामीटर है उसका, और वॉइड एरिया इसके दो पैरामीटर्स हैं। तो दिस इज कॉल्ड फंक्शन ओवरलोडिंग। अब इसको यूज कैसे करते हैं, सिंपल, हम क्या करेंगे, यूजर से हम कुछ वैल्यूज लेंगे। तो फ्लोट आर कॉमा एल कॉमा बी, ये तीन पैरामीटर्स हैं। इन तीनों पैरामीटर्स को अब हम यूजर से पहले पूछते हैं सी आउट एंटर रेडियस ऑफ सर्कल
उसके बाद रेडियस ऑफ सर्कल के बाद हम उसको सी इन किस में करेंगे, एक सी इन करेंगे हम इससे आर में। अब हम एरिया फंक्शन को कॉल कर देते हैं, उसमें पास कर देते हैं आर। तो कंपाइलर कौन से वाले एरिया फंक्शन को कॉल करेगा, इस वाले एरिया को, क्योंकि एक पैरामीटर मैंने भेजा है फ्लोट टाइप का, तो इसको कॉल करेगा और सर्कल का एरिया कैलकुलेट होके हमारा प्रिंट हो जाएगा। अब हम यूजर से पूछते हैं सी आउट एंटर लेंथ ऑफ स्क्वायर एंडल, और इसको हम सी इन करेंगे एल में। फिर हम एंटर यूजर से पूछते हैं ब्रेथ ऑफ स्क्वायर और उसको हम ले लेंगे बी में। अब हमारे पास दो पैरामीटर्स हमने यूजर से पूछे, तो हम कौन सा वाला एरिया को कॉल कर सकते हैं, एल कॉमा बी को मैंने पास किया, तो हमारा कौन सा वाला फंक्शन कॉल होगा, ये वाला। तो फंक्शन ओवरलोडिंग का कंसेप्ट सिंपल है, आपने दो सेम नाम के फंक्शन बनाए, तो जब आप जिसको कॉल करेंगे कंपाइलर ऐसे डिफरेंशिएट करेगा कि वो कौन से पैरामीटर्स या नंबर ऑफ पैरामीटर से कॉल हुआ है, तो वो उसके अकॉर्डिंग हो उन फंक्शंस को कॉल करेगा। रिटर्न कर देते हैं 0, क्योंकि हमारा मेन जो है वो इंट रिटर्न कर रहा है। नाउ लेट अस सी, इसको हम बिल्ड करते हैं। आर देयर एनी एरर्स, कोई एरर नहीं है होपफुली। ओके, तो इसको रन करते हैं हम। तो सबसे पहले हमारा कंपाइलर पूछेगा एंटर द रेडियस ऑफ सर्कल। तो रेडियस सपोज मैंने डाल दी 3, तो एरिया कैलकुलेट हो गया 3.14 इंटू 3 इंटू 3, क्या कैलकुलेट हुआ 28.6। अब वो पूछ रहा है एंटर द लेंथ ऑफ स्क्वायर, मैंने कहा 4, एंटर द ब्रेड्थ ऑफ स्क्वायर 5, तो 4 इंटू 5 20 इज द एरिया ऑफ स्क्वायर, जो कि स्क्वायर वाला फंक्शन कॉल हुआ। ओके, तो इस तरीके से हम फंक्शन ओवरलोडिंग का यूज करते हैं। ये सिंपल मैंने आपको प्रोग्रामिंग वाले पैटर्न से बताई है, सी में इस तरीके से हम करते हैं। तो अब हम आगे जब क्लासेस में इसका यूज करेंगे फंक्शन ओवरलोडिंग का, तब आपको वहां पे क्लासेस के अंदर दो सेम नाम के फंक्शंस या फिर हम इनहेरिटेंस पढ़ेंगे, वहां पे आपको इसको याद रखना है, वहां पे आपको इसको यूज करना है फंक्शन ओवरलोडिंग को। तो व्हाट इज फंक्शन ओवरलोडिंग, होपफुली आप लोगों की समझ में आ गया हो। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज इनलाइन फंक्शंस इन C++। हमने किसी इससे पहले लेक्चर्स में भी हमने इनलाइन फंक्शंस को पढ़ा था, तो इनलाइन फंक्शंस आप लोगों की रिक्वेस्ट थी, तो अगेन मैंने आपको यहाँ पे सिंपल वे में फिर से समझा रही हूँ। इनलाइन फंक्शंस क्या होते हैं, बेसिकली जब भी हम किसी फंक्शन को कॉल करते हैं, whenever we call a function the control jump to function and come back to call a program when execution of function is completed। मैंने आपको डायग्रामेटिकली भी ये बात समझाई हुई है कि जब हम किसी मेन के अंदर किसी फंक्शन को कॉल करते हैं, तो कंपाइलर उस फंक्शन में जाता है, उस पूरे फंक्शन को रन करने के बाद जब वो फंक्शन खत्म हो जाता है, तो कंपाइलर वापस आता है उस मेन में, उसी लाइन पे जहाँ पे उसे वो फंक्शन कॉल हुआ था। तो दिस प्रोसेस टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, बहुत ज्यादा टाइम लगता है, क्योंकि कंपाइलर को याद रखना पड़ता है कि किस लाइन से हम वहां गए थे, फिर हो सकता है उस फंक्शन से एक और फंक्शन कॉल हुआ तो उसे वो भी याद रखना पड़ेगा, फिर जब वापस आएगा तो वो उसी सीक्वेंस में वापस आता है। सपोज ए से बी में, बी से सी में, सी से डी में गया था, तो जब डी खत्म होगा तो कंपाइलर विल कम बैक टू सी फंक्शन, सी खत्म होगा तो कंपाइलर बी में वापस आएगा, बी खत्म होगा तो मेन में या ए में वापस आएगा। तो इसमें बहुत ज्यादा टाइम भी लगता है, प्लस कंपाइलर की कैलकुलेशन भी होती है। तो C++ provides a solution of this problem, that is inline function, but inline function ऐसा नहीं कि आपने बहुत लंबा सा फंक्शन को inline function बना दिया। जब कोई छोटा सा काम हमें करना है, तो इतनी ज्यादा कंट्रोलर की कंपाइलर की कॉलिंग जंपिंग को बचाने के लिए हम इनलाइन फंक्शंस बना देते हैं। तो एक छोटा सा फंक्शन जिसकी बार बार हमें जरूरत पड़ती जाती है या पढ़ने वाली है, उस फंक्शन को हम इनलाइन बना देते हैं, तो कंपाइलर का टाइम कम हो जाता है या बच जाता है, हमारे प्रोग्राम का जो ओवरऑल रनिंग टाइम है वो कम हो जाता है। तो हम कैसे बनाते हैं इनलाइन फंक्शन, तो सबसे पहले तो क्या होता है इनलाइन फंक्शन में, द कंपाइलर रिप्लेसेस द फंक्शन कॉल स्टेटमेंट विद द फंक्शन कोड इटसेल्फ। फंक्शन कॉलिंग स्टेटमेंट क्या होता है, अभी मैंने आपको बताया ना
एरिया फंक्शन कॉल किया, उसमें रेडियस में आर भेजा, तो वो फंक्शन कॉल है। तो फंक्शन कॉलिंग जहाँ पे होती है वहां पे कंपाइलर क्या करता है, उस कोड को रख देता है जो उस फंक्शन के अंदर लिखा है। तो इसीलिए मैं आपसे कह रही हूँ कि बहुत ज्यादा लाइंस का कोड अगर है तो फिर वो यूजलेस हो जाता है। एक लाइन 2 लाइन का कोड वहीं पे कंपाइलर रख देगा। जब वो कंपाइल करेगा हमारे मेन फंक्शन को, तो जहाँ पे फंक्शन कॉलिंग हो रही है वहां पे वो पूरा का पूरा उस फंक्शन का कोड उठा के रख देगा और उसको रन कर देगा एज इट इज। तो इनलाइन फंक्शन में क्या होता है, कंपाइलर को जंपिंग नहीं करनी पड़ती है एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन में, और बैक जंपिंग करने के लिए उसको उसका टाइम बच जाता है बेसिकली। तो देखते हैं एग्जांपल टू डेमोन्स्ट्रेट द इनलाइन फंक्शंस, कैसे बनाते हैं हम इनलाइन फंक्शन। सपोज मेरे को एक फंक्शन चाहिए, दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है, मुझे बार बार मुझे कैलकुलेशन करनी होती है जहाँ पे मुझे मल्टीप्लाई का एक फंक्शन चाहिए होता है। तो सबसे पहले तो हैश इंक्लूड iostream और using namespace std। मैंने आपको बार बार बताया है कि std इज अ स्टैंडर्ड हेडर फाइल, जिसको हम एक नेम स्पेस है जिसमें सारे फंक्शन सी इन सी आउट बने हुए हैं। हम नेम स्पेस बनाना भी सीखेंगे C++ में आगे। ओके, अब हम करते हैं मेन फंक्शन बनाते हैं। तो इंट मेन मैंने एक फंक्शन बनाया, जो हमारा मेन फंक्शन है उस फंक्शन में मैं बार बार मल्टीप्लिकेशन करने वाली हूँ। तो मैंने सपोज लिए दो नंबर्स, इंट फ्लोट ले लेते हैं, ठीक है, पॉइंट वाले नंबर्स भी हमारे मल्टीप्लाई हो जाएंगे। फ्लोट a num1 कॉमा num2, मैंने दो फ्लोट नंबर्स लिए। अब इन दो फ्लोट नंबर्स में मैं चाहे तो यूजर से वैल्यू एंटर करवा सकती हूँ। अभी मैं आपको स्टैटिक ही डाल के दिखा दे रही हूँ। सपोज मैंने कहा 12.5 और बी num2 में है 5.8 9.8 कुछ भी डाल दिया हमने, ठीक है। अब मैं क्या करूंगी, num2, अब मैं क्या करूंगी, एक इनलाइन फंक्शन बनाऊंगी, क्योंकि मुझे बार बार नंबर्स को कैलकुलेट करने के लिए जरूरत है। तो मैं एक इनलाइन फंक्शन बनाने वाली हूँ। तो इनलाइन फंक्शन मैंने आपको बताया था कैसे बनता है। सबसे पहले कीवर्ड होता है इनलाइन, उसके बाद हमारे फंक्शन का रिटर्न टाइप। सपोज वो फंक्शन फ्लोट, दो फ्लोट नंबर्स को मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा वो भी फ्लोट में होगा, तो वो रिटर्न करेगा, तो फ्लोट उसका रिटर्न टाइप हो गया। उस फंक्शन का नाम है मल्ट। अब उस फंक्शन के दो पैरामीटर्स होंगे, क्योंकि वो दो पैरामीटर्स लेने वाला है, फ्लोट a कॉमा फ्लोट b। दो नंबर्स उसने लिए, ये हमारा क्या है, दिस इज अ प्रोटोटाइप। तो अब प्रोटोटाइप देके मैं नीचे फंक्शन डिफाइन करूं, ठीक है, एक ही बात है। या फिर मैं यहीं पे, इनलाइन फंक्शन की खासियत है कि उसको वहीं पे डिफाइन करते हैं, क्योंकि वो छोटा सा एक फंक्शन है, तो उसको हम नीचे नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि कंपाइलर क्या करने वाला है, जहां पे भी ये मल्टीप्लाई, ये MULT कॉल होगा, वहां पे वो इसके अंदर जो कोड लिखा हुआ है उसको रख देने वाला है। तो सपोज मैंने यहाँ पे लिखा रिटर्न a इंटू बी, ये क्या करेगा, ये फंक्शन दो नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन रिटर्न करने वाला है। आप ऐसे भी कर सकते हैं, आप एक सी नंबर लेके उसमें सेव करके रिटर्न सी भी कर सकते हैं, दोनों एक ही बात होती है। तो इनलाइन फ्लोट ये फंक्शन क्या करने वाला है, रिटर्न a इंटू बी। तो अब जब मैं यहाँ पे इसे कॉल करूंगी, तो कॉल कैसे करेंगे, कॉल कैसे करते हैं फंक्शन को, फंक्शन का नाम, उसके पैरामीटर्स, तो num1 कॉमा num2 दो पैरामीटर्स हैं। अब ये फंक्शन मेरा जब कॉल होगा, ठीक है, रिटर्न 0 कर देते हैं यहाँ पे, क्योंकि हमारा मेन रिटर्नेबल फंक्शन होता है। अब मल्टीप्लाई को जब मैंने कॉल किया, तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे होता क्या है हमारा, जो अभी हमने फंक्शन बनाए थे एरिया के, कंपाइलर जब भी फंक्शन कॉल होता है उस फंक्शन में जाता है, उसको रन करता है। यहाँ पे क्या खासियत है कि क्योंकि छोटा सा फंक्शन है, मैं बार बार उसे कॉल करने वाली हूँ, तो क्या होता है, कंपाइलर उस लाइन का जो, उस फंक्शन का जो कोड है, उस फंक्शन का कोड क्या है, रिटर्न a इंटू बी, तो वो a इंटू बी को यहाँ पे रख देगा। वो कंपाइलर की अपनी कोडिंग है। वो क्या करेगा, इस फंक्शन के जगह पे पूरा कोड उस फंक्शन का, यानी एक ही लाइन का कोड है, दो लाइन का भी हो सकता है, इससे ज्यादा का हमें नहीं करना चाहिए, तो वो कंपाइलर यहाँ पे लिख देगा। सपोज मैं दो बार उसे कॉल करा रही हूँ 10.5 और अब मैं उससे करा रही हूँ 9.25.88 से, ठीक है। तो मैंने दो बार फंक्शन को कॉल किया। अब ये जो मेरा फंक्शन है ये इनलाइन फंक्शन है, तो कंपाइलर क्या करता है, इसकी खासियत है कि यहाँ पे वो कोड रख देगा, रिटर्न a इंटू बी की वैल्यू यहाँ पे वो रख देगा। तो रिटर्न जब भी एक फंक्शन ऐसे कॉल नहीं होता, रिटर्नेबल फंक्शन, मैंने आपको बताया ना, ऐसे फंक्शन कॉल होगा जो वॉइड टाइप का होगा, क्योंकि हम उसमें प्रिंट कराने वाले हैं। अब ये फंक्शन रिटर्नेबल है, तो देखो यहाँ पे एरर आएगी, क्योंकि फंक्शन कुछ रिटर्न कर रहा है। तो फंक्शन जब रिटर्न कर रहा है तो वो क्या करेगा, वहां पे उस वैल्यू को रख देगा।
जैसे मैंने भेजा 12.5 इंटू 9.8, तो यहाँ पे कैलकुलेट होकर वैल्यू आ जाएगी। अब उसका क्या होगा, उसको हम करेंगे सी आउट, या तो मैं उसे किसी वेरिएबल में सेव कर लूँ या फिर उसे सी आउट करा दूं कंसोल पे, एक ही बात है। तो यहाँ पे सी आउट लिखना जरूरी है, क्योंकि क्या होगा फंक्शन का, वो कॉल तो हो रहा है, कुछ रिटर्न भी तो कर रहा है, तो वो प्रिंट हो जाए या फिर किसी नंबर में सेव हो जाए। रिटर्नेबल फंक्शन दो तरीके से कॉल होते हैं, एक तो ऐसे सी आउट, क्योंकि वो कंसोल पे आउटपुट रख देंगे, कुछ रिटर्न कर रहे हैं। दूसरा तरीका मैं ले लेती हूँ num1 num2 num3, ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। रिटर्नेबल फंक्शन दो तरीकों से कॉल होते हैं। तो अब num3 में मैंने जो वैल्यू, जो आंसर num1 num2 को मल्टीप्लाई करके आएगा, वो कंपाइलर यहाँ पे रख देगा, वो num3 में चला जाएगा, num3 असाइन, और मैं सी आउट कर दूंगी num3 को। दो तरीके हैं, या तो आप वेरिएबल लेके उसमें असाइन करके सी आउट करो, या फिर सिंपल सी आउट कर दो। तो ये रिटर्नेबल फंक्शन हमारा इनलाइन फंक्शन बन गया, ठीक है। अब इसको हमने बिल्ड नहीं करा, मैंने ऑल्ट कंपाइल नहीं करा, तो फिर चेंजेस नहीं सेव होंगे। तो इसको मैंने रन किया तो मेरा आंसर आ गया, देखो, क्योंकि मैंने कुछ वैल्यू, ठीक है, स्लैश एन लगा देते हैं, यहाँ पे एंड एल लगा देते हैं। मैंने यूजर से कोई वैल्यू नहीं मांगी है, तो कंपाइलर वहां पे होल्ड नहीं करेगा स्क्रीन को कि वो रुके और कुछ पूछे, क्योंकि मैंने कुछ मांगा ही नहीं है। तो जो मेरा आउटपुट आएगा वो सिंपल कैलकुलेशन आ जाएगी। तो स्पेस कैसे लगाएंगे, फॉर्मेटिंग भी आपको आनी चाहिए, ठीक है। सी आउट num3, सॉरी यहाँ पे एंड नहीं हो गई, यहाँ पे होगा एंडल, और num3 को हम इस तरीके से प्रिंट करा देते हैं। फॉर्मेटिंग आपके अपने हाथ में है, सॉरी मैंने इसको बिल्ड नहीं किया। तो देखो 122.5 किसका रिजल्ट है, पहली बार जब मल्टीप्लिकेशन कॉल हुआ उसका रिजल्ट है 122.5, और दोबारा जब कॉल हुआ तो क्या है 271.74। तो इनलाइन फंक्शन हम कैसे बनाते हैं, सिंपल हम फंक्शन में एक कीवर्ड लगाते हैं। बेसिक यहाँ पे बहुत इजी सा फंक्शन मैंने बनाया है, आपको बेसिक समझाना है कि इनलाइन फंक्शन क्या होता है। इनलाइन कीवर्ड के साथ हम बनाते हैं, तो इसमें कंपाइलर को जंपिंग नहीं करनी पड़ती। जब कंपाइलर मल्टीप्लिकेशन को कॉल करेगा तो वो वहां पे जाके एक अलग से मेमोरी एलोकेट नहीं कर रहा होगा। यहाँ पे बेसिकली कंपाइलर क्या कर दे रहा होगा, a इंटू बी को रख दे रहा होगा, जो उसका कोड है फंक्शन का, वो कंपाइलर वहां पे कंपाइल जब करता है उसे रख देता है। तो दिस वाज ऑल अबाउट इनलाइन फंक्शंस।